अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या रूस ने अपना नया ट्विन सीटर SU-57 असल में भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया था? क्या ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कभी भारत और रूस के FGFA प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बनने वाला था? और क्या अब रूस फिर से भारत को 5th जनरेशन फाइटर बेचने की तैयारी कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस के नए ट्विन सीटर स्टेल्थ फाइटर के बारे में, जिसे लेकर रूसी विशेषज्ञों ने एक बड़ा दावा किया है कि इसका डिजाइन सिर्फ भारत की जरूरतों से ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। रूस कभी भी ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं चाहता था। अगर ये विमान बनकर सामने आया है तो ये सिर्फ इंडिया के लिए है। क्या ये बात सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या भारत बैकएंड में इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा था? क्या भारत कभी इस प्रोग्राम से बाहर हुआ ही नहीं था? इस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, SU-57 फेलन रूस का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे उसने अमेरिका के F-22 रैप्टर और J-20 जो कि चाइना का विमान है उसके मुकाबले में बनाया था। ये फाइटर जो है स्टेल्थ कैपेबल है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी रखता है, एडवांस रेडार है, इंटरनल वेपन बे है और हाई मनूवरबिलिटी है। लेकिन अब रूस इसे एक बिल्कुल नया वेरिएंट के तौर पर सामने लाया है, जो है ट्विन सीटर SU-57। अब इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्हें FGFA की एक झलक देखने को मिल रही है, और ये कहना गलत भी नहीं है क्योंकि एंड ऑफ द डे उद्देश्य वही है। लेकिन यहाँ पर दो पायलट बैठने की जो व्यवस्था है उसके बाद से डिफेंस एनालिस्ट इसको काफ़ी गंभीरता के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि रशियन रिपोर्ट के अनुसार इस ट्विन सीटर SU-57 को सिर्फ भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ही विकसित किया गया है। असल में भारत और रूस पहले मिलकर FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भारत उस समय ये चाहता था कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को मिले, बेहतर स्टेल्थ मिले और पावरफुल इंजन्स मिले। लेकिन कई डिसएग्रीमेंट्स के बाद फाइनली भारत ने अनौपचारिक रूप से 2018 में इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकाल लिया था और अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर जो भरोसा है और जो ध्यान है वो देने की बात कही थी। लेकिन रूस कभी भी इस प्रोग्राम से भारत को बाहर नहीं मानता था। अब रूस के एविएशन सर्कल में कहा जा रहा है कि इंडियंस वांटेड सच एन एयरक्राफ्ट एंड वी कस्टमाइज इट फॉर देम। यानी रूस का दावा है कि भारत ट्विन सीटर SU-57 स्टेल्थ फाइटर चाहता था और SU-57 का ये नया वेरिएंट उसी सोच का एक नतीजा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो रूस ने पुराने T-50 प्रोटोटाइप को ही मॉडिफाई किया है। उसने फॉरवर्ड फ्यूजलाज को रीडिज़ाइन किया और टैंडम सीट जो कॉकपिट है उसको तैयार किया। यानी ये वही T-50 है जिसको हम पहले देख चुके हैं, लेकिन उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दूसरी सीट की जरूरत क्यों पड़ी और भारत को इतना क्या ऑब्सेशन है सेकंड सीट से। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ फाइटर जेट उड़ाना ही काफी नहीं है। आज के एयरक्राफ्ट में ड्रोन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज के विमान ड्रोन कंट्रोल भी करते हैं, बैटलफील्ड को मैनेज करते हैं, डेटा फ्यूजन करते हैं और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर चलाते हैं। और यही कारण है कि SU-57 के रियर सीट क्रू मेंबर को सिर्फ ट्रेनिंग रोल के लिए ही नहीं रखा जाता है, वो एज अ ड्रोन कमांडर भी एक्ट करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रूस की डिफेंस कंपनी रोस्टेक के अनुसार अगर हम बात माने तो ये एयरक्राफ्ट सिर्फ पायलट ट्रेनिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर कॉम्बैट ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए हमने ट्विन सीटर वेरिएंट लॉन्च किया है तो आप गलत हैं। उन्होंने कहा कि पीछे बैठा जो क्रू मेंबर है या वीजो, जिसको हम वेपन सिस्टम ऑफिसर भी कहते हैं, वो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा, अनमैन कॉम्बैट सिस्टम को मैनेज करेगा और बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन को संभालेगा। यानी सिर्फ हमारे जो विमान उड़ाने वाले पायलट हैं, हमने उनके ऊपर लोड ना रख करके उनको सपोर्ट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और नए यहाँ पर विमान उड़ाने वाले या वेपन सिस्टम ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ताकि एक इंसान विमान उड़ाने पर ध्यान दे सके और दूसरा कॉम्बैट को मैनेज करने में। रूस लंबे समय से बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, ऐसा उनका दावा है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर और चीन के J-20S कॉन्सेप्ट जैसा माना जा रहा है। रूस लंबे समय से अपने S-70 ओखनिक स्टेल्थ ड्रोन को प्रमोट कर रहा है और ये एक हैवी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है जो फ्यूचर में SU-57 के साथ टीम बनाकर उड़ेगा। और इसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब कि फाइटर जेट आगे रहेगा और ड्रोन जो डेंजरस मिशन है वो करेगा। यहाँ पर फाइटर जेट आगे रहने का मतलब यह है कमांड में आगे रहेगा और ड्रोन जाकर जो स्ट्राइक है वो करने वाला है और दोनों मिलकर एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब माना जा रहा है कि ट्विन सीटर SU-57 का दूसरा क्रू मेंबर इन्हीं ड्रोन्स को कमांड करेगा। अब भारत को ये क्यों ऑफर कर रहा है रूस? भारत को आखिरकार अगर भारत बाहर हो चुका है तो क्या भारत बैकएंड में सब कुछ संभाल रहा है? देखिए, रशियन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत आधिकारिक तौर पर कभी बाहर हुआ ही नहीं। उसने हमेशा रूस पर दबाव बनाया कि जब तक आप हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इस प्रोग्राम में वापस आएंगे।
और शायद यही कारण है कि रूस इस बड़े जियोपॉलिटिकल जो एंगल है उसको समझ चुका था। भारत इस समय अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल होने में आप भी जानते हैं कि अभी दशकों तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दशक का समय तो कम से कम लग ही सकता है। और इसी बीच रूस ने भारत को इंटरम सोल्यूशन के तौर पर SU-57 का ऑफर किया है। विंग्स इंडिया 2026 को आप कैसे भूल सकते हैं। विंग्स इंडिया 2026 में रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडियन वेपन्स के इंटीग्रेशन और कस्टमाइज्ड पैकेज की पेशकश भी करी थी, और उस दौरान भारत की तरफ से भी बहुत पॉजिटिवली इन चीज़ों को लिया गया था। कुछ मीडिया हाउसेस ने तो यहाँ तक क्लेम करना शुरू कर दिया था कि भारत ने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो सामने से आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो कुछ ने ये माना था कि भारत हो सकता है कि रूस के इन ऑफर्स के बाद अपना झुकाव SU-57 की तरफ से दिखाए। रूस ने कहा कि जो अस्त्र BBR मिसाइल है हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए हम तैयार हैं, और अगर ऐसा होता है तो भारत को एक हैवी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म मिलेगा जो भारतीय हथियारों के साथ कंपैटिबल होगा। लेकिन यहाँ पर समस्याएं भी हैं। सारी चीज़ें एक क्लियर हाईवे जैसी नहीं है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, क्योंकि ये सब कुछ परफेक्ट नहीं है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि दूसरी सीट जोड़ने से स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी घट सकती है, एयरक्राफ्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त कॉकपिट के लिए एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं और रूस ने वो चीज़ें की हैं। तो यहाँ पर भारत क्या इसको खरीदेगा? देखिए, आपको फिर से मैं वही याद दिला दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि जब तक रूस के तरफ से भारतीय पायलट्स को फुल एक्सेस नहीं मिलता इसके टेस्ट का, इसके इंस्पेक्शन का, तब तक ना कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी और ना ही भारतीय सरकार के सामने इस चीज़ को रिकमेंड किया जाएगा। यानी अगर वाकई रूस सीरियस है कि भारत इन विमान को ले, तो यहाँ पर पहले रूस को 2 काम करने होंगे। इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को रूस को इन्वाइट करना चाहिए। हालांकि अभी मैं नहीं कह सकता कि तुरंत कर दें, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये प्रोटोटाइप सामने आया है जो कि टेस्टिंग से गुजर रहा है। जब ये थोड़ा मैच्योर हो और ऐसा लगे रूस को कि हाँ अब ये टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है, तो रूस को औपचारिक रूप से भारत के पायलट्स को इन्वाइट करना चाहिए और जो भी मनमुटाव है इस प्रोग्राम को लेकर के वो दूर करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत कुछ बोलता रहे और आप इस चीज़ को इग्नोर करके चीज़ों को बैक एंड में रखें। अगर आप खुलकर बात नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और आप जानते हैं, आपके पास अच्छा अनुभव है कि भारत में चीज़ें कॉन्फिडेंस पे ही चलती हैं। जब तक सभी सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक भारत में कोई डील यहाँ पर फाइनलाइज नहीं होती है। तो ऐसे में रूस को चाहिए कि पहले वो इंडियन एयरफोर्स की इस मांग को पूरा करे। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इवैल्यूएशन की पूरी अनुमति मिलनी चाहिए, और उसके बाद अगर इंडियन एयरफोर्स ग्रीन लाइट दे देती है तो रूस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भारत के साथ डील को फाइनलाइज करना, क्योंकि दशकों से एक दूसरे की ज़रूरतों को हम समझते आए हैं। लेकिन भारत को भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है कि क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, काटसा सैंक्शन हो गया, पेमेंट इश्यूज हो गए, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इंडिया को भी टैकल करनी पड़ेंगी। इसलिए इंडिया भी उत्साहित होकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें वाकई बैकएंड में सब कुछ चल रहा था? रूस का SU-57 के ट्विन सीट वेरिएंट को लॉन्च करना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सोची समझी रणनीति थी। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।